गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसी को हम लोग गंगा नदी तंत्र कहते हैं। तो यहां पर हम लोगों को सबसे पहले गंगा नदी के विषय में जानना है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग गंगा नदी के विषय में जानते हैं। जो गंगा नदी है और उधर जो गपिया रहे हैं, उठा करके मुंह नाक कान का थोबड़ा बिगाड़ देंगे हम, समझ गए। क्लास आए हैं, पढ़ने आए हैं, सीधा कंसंट्रेट होकर के चीजों को सुनिए, नहीं तो इतना मारेंगे ना होश ठिकाने लग जाएगा। गंगा नदी तंत्र। जो गंगा नदी है, एक तो सबसे पहले 2-3-4 फैक्ट गंगा नदी के विषय में जानिए। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। जैसे भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल का फूल है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। उसी प्रकार से जो गंगा नदी है यह भारत का राष्ट्रीय नदी है, भारत का राष्ट्रीय नदी है। और गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी 2008 ईस्वी में घोषित किया गया था। 2008 ईस्वी में इसे भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और भारत के भीतर जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों में सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है। और इसकी पवित्रता के कारण ही विशेष तौर पर उत्तर भारत के लोग, ऐसे तो संपूर्ण भारत के लोग यज्ञ अनुष्ठान में गंगा नदी के जल का उपयोग करते हैं, लेकिन विशेष तौर पर उत्तर भारत के लोग, हम आपको कई दफा उत्तर भारत दक्षिण भारत समझा चुके हैं। विशेष तौर पर जो उत्तर भारत के लोग हैं यज्ञ और अनुष्ठान में गंगा नदी के जल का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हम गंगा नदी को देखें तो गंगा नदी का जो जल होता है वह काफी पवित्र होता है। गंगा नदी का जल खराब नहीं होता है। आप उसको महीना 2 माह 6 माह तक आप बंद करके कहीं पर भी रख दीजिए, खराब नहीं होता है। लेकिन जो आप डेली उपयोग में लाते हैं जिस जल को, उस जल को 1 से 2 दिन अगर आप बंद करके रख दीजिएगा तो वो खराब हो जाता है। तो गंगा नदी के जल में कुछ वैज्ञानिक कारण है, धार्मिक कारण कुछ भी नहीं है, वैज्ञानिक कारण है। एक आपको माइकोबैक्टीरियम वायरस पाया जाता है, माइकोबैक्टीरियम वायरस पाया जाता है जो गंगा नदी के जल को स्वच्छ रखता है, जो गंगा नदी के जल को स्वच्छ रखता है। तो ये गंगा नदी के स्वच्छ होने का अपना एक वैज्ञानिक कारण है। लेकिन हिंदू धर्म के लोग उसे जो है अपने धर्म से जोड़ करके देखते हैं, कोई बात नहीं है। गंगा नदी भारत के भीतर जितनी भी नदियां बहती है, शुरू में ही हमने आपको बताया है सैकड़ों की संख्या में भारत के भीतर नदियां बहती है। और उन सभी नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जिस नदी का है वह आपको गंगा नदी तंत्र का है। तो गंगा नदी तंत्र भारत के भीतर सबसे बड़ा अपवाह तंत्र वाला नदी है। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र वाला नदी जो है आपको गंगा नदी तंत्र है। इसकी लंबाई को लेकर विवाद है। एनसीईआरटी में ही अगर आप अलग अलग क्लास के एनसीईआरटी को पढ़िएगा तो अलग अलग एनसीईआरटी ही अलग अलग डाटा देता है। लेकिन आज तक जो इसके लंबाई के विषय में परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उस आधार पर गंगा नदी की लंबाई हम लोग 2525 किलोमीटर मानकर चलते हैं। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई मानकर जो है हम लोगों
चलना है। इसके बाद कुछ स्रोत ऐसे हैं जो गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर बताता है। खैर उसको नहीं याद रखना है, इस डाटा को आप याद रखेंगे ज्यादा बेटर है। और हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा चर्चा में रह रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अगर आप देखेंगे तो हमेशा चर्चा में रह रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो हमेशा चर्चा में रहता है, सुप्रीम कोर्ट हमेशा चर्चा में अपने निर्णय को लेकर रहता है। अपने निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है हमेशा चर्चा में बना रहता है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट चर्चा में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया है कि भारत के इलेक्शन कमीशन को टीएन सेशन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है। और टीएन सेशन 1990 से 1996 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर थे। और टीएन सेशन के विषय में कहा जाता है कि टीएन सेशन अपने ब्रेकफास्ट में नेता को निगलते थे। टीएन सेशन अपने ब्रेकफास्ट में नेता को निगलते थे। मतलब टीएन सेशन सुबह में एक नेता पर कार्रवाई कर देते थे, शाम में एक नेता पर कार्रवाई कर देते थे। वो ये नहीं देखते थे कि प्रधानमंत्री है कि गृह मंत्री है कि रक्षा मंत्री है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी अपने आप में कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि जो हमारा चुनाव आयोग है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, वह भी पीएमओ के दबाव में आकर काम करता है। और तब जाकर के देखिए सुप्रीम कोर्ट जो कोई स्टेटमेंट देता है उसका काफी व्यापक अर्थ होता है, बहुत व्यापक अर्थ होता है। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं दे देता है। सुप्रीम कोर्ट बहुत सोच समझ करके कोई स्टेटमेंट देता है। और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने मिलकर यह स्टेटमेंट दिया है। तब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच यह स्टेटमेंट छोड़ रहा है तो अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है। समझ गए? चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, एक उत्तराखंड हाई कोर्ट है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा जो है गंगा नदी को लेकर 2017 ईस्वी में एक जजमेंट दिया गया। और गंगा नदी को लेकर 2017 ईस्वी में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि जो गंगा और उसकी सहायक नदी यमुना है, इन दोनों नदियों को जीवित मानव का दर्जा दिया जाता है। जीवित मानव का दर्जा दिया जाता है। और इन नदियों में कूड़ा कचरा फेंकना दंडनीय अपराध है। अगर आप फेंकते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो हिंदू धर्म के लोग हैं अपने रीति रिवाज को लेकर विवश हैं और वो अपने घर में हुए यज्ञ अनुष्ठान धार्मिक कार्यक्रम के अवशेष को एक पन्नी में बांध करके अंतिम में जाकर गंगा नदी में ही फेंकते हैं। कहीं पर ये बात लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी एक परंपरा चली आ रही है। अब कहीं पे ये थोड़े लिखा हुआ है कि बहू अपने ससुर से सर ढक के चलेगी, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। ये भारतीय संस्कृति में एक परंपरा चली आ रही है, तो लोग जो है इसका पालन कर रही है या कर रहा है, जो भी है। तो ये बात है। ये तो गंगा नदी के विषय में कुछ बातें हुई। अब गंगा नदी के उद्गम को लेकर हम लोग बात करते हैं। गंगा नदी के उद्गम को लेकर हम लोग बात करते हैं तो आपको यह बात मालूम होगा कि जो उत्तराखंड है पर्वतीय राज है, बहुत सारे ग्लेशियर है, बहुत सारे हिमनद है। बहुत सारे हिमनदों में आपको गंगोत्री हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद है, संतोपत हिमानी है। ये सभी हिमनद उत्तराखंड में है। ये सभी हिमनद जो है आपको उत्तराखंड में है। तो अब हम लोग जो चर्चा करेंगे यहां पर, हम लोग चर्चा करेंगे गंगा के अपवा क्षेत्र के विषय में। और एक जानकारी हम आपको बता दें कि जो गंगा नदी है वह निकलती उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में बहती है और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में
और फिर झारखंड के साथ सीमा बनाती है और फिर पश्चिम बंगाल में बहती है और फिर बांग्लादेश में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो अब मानचित्र पर इतने बड़े चीजों को हम लोगों को नहीं देखना है, बल्कि मानचित्र के ऊपर जो है सिर्फ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी, तो इतना चीज को ही मानचित्र पर हम लोग देखेंगे और इतना पर ही जो है हम लोगों का काम होगा। तो आते हैं एक एक करके चीजों को देखते हैं। देखिए, अब यहां पर आप गौर कीजिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, बांग्लादेश और ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। उत्तराखंड के भीतर, उत्तराखंड के भीतर जो है आपको एक बद्रीनाथ है और बद्रीनाथ में एक संतोपत हिमानी है। उत्तराखंड के भीतर एक बद्रीनाथ है और बद्रीनाथ में संतोपत हिमानी है, बद्रीनाथ में संतोपत हिमानी है। और यह जो बद्रीनाथ का संतोपत हिमानी है, इस बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से एक नदी निकलती है, उसका नाम है अलकनंदा। एक नदी निकलती है, उसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा। तो जो अलकनंदा नदी है वह उत्तराखंड के बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से निकलती है, संतोपत हिमानी से निकलती है। इस अलकनंदा की कई सारी सहायक नदियां हैं, इस अलकनंदा नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं। और जो अलकनंदा की कई सारी सहायक नदियां हैं उसमें मंदाकिनी का नाम आता है, मंदाकिनी के बाद उसमें भागीरथी का नाम आता है, भागीरथी के बाद उसमें जो है आपको धौली गंगा का नाम आता है, धौली गंगा का नाम आता है, धौली गंगा। धौली गंगा के बाद नंदाकिनी का नाम आता है, नंदाकिनी। नंदाकिनी के बाद जो है आपको पिंडार का नाम आता है, पिंडार का नाम आता है। यहां पर देखिए, इतना क्लियर कट वे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखते हैं तो उसमें स्पष्ट तौर पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। पिंडार के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कि पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो इसका उत्तर होगा अलकनंदा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अलकनंदा। तो ये जो मंदाकिनी, भागीरथी, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार है, ये सभी नदी अलकनंदा की सहायक नदी है। ये सभी नदी अलकनंदा की सहायक नदी है, अलकनंदा। अब आप देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग नाम सुनते होंगे। यहां पर एक बात से हम आपको अवगत करवाएंगे। प्रयाग जैसे दोआब, दोआब किसे कहा जाता है तो हम आपको बताए हुए हैं, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। जैसे दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है, उसी प्रकार से दो नदियों के मिलन स्थल को प्रयाग कहा जाता है। दो नदियों के मिलन स्थल को प्रयाग कहा जाता है। जैसे मुसल्लमपुर हाट के लड़का और लड़की जहां पर मिलते हैं उसे एनआईटी घाट कहा जाता है। सामान्य तौर पर मुसल्लमपुर हाट का ही लड़का लड़की एनआईटी घाट पे मिलता है, समझे। तो वैसे ही जो है दो नदियों के मिलन स्थल को प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयाग। अब देखिएगा यहां पे आपको जैसे बद्रीनाथ है उत्तराखंड में, उसी प्रकार से केदारनाथ भी उत्तराखंड में ही है। केदारनाथ भी उत्तराखंड में ही है, उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में एगो केदारनाथ है और उत्तराखंड में जो केदारनाथ है उस केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है। मंदाकिनी,
कौन नदी निकलती है? मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी निकलती है। कपार का नाम फोड़ देंगे, समझ गए? चलिए, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है। कौन नदी? मंदाकिनी। और मंदाकिनी आगे बहती है और आगे बहती हुई आकर के यह इससे मिल जाती है। और यह कौन नदी है? अलकनंदा। कौन नदी है? अलकनंदा है। और केदारनाथ से निकलती है कौन? मंदाकिनी। मंदाकिनी कौन निकलती है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी अलकनंदा से जहां मिलती है इसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। क्या कहा जाता है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। तो ये है आपको रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। फिर आपको उत्तराखंड में ही एक है आपको गौमुख हिमानी। उत्तराखंड में ही एक है आपको गौमुख हिमानी। क्या है? गौमुख हिमानी। और यह जो गौमुख हिमानी है, इस गौमुख हिमानी से भागीरथी निकलती है। कौन निकलती है? भागीरथी। और भागीरथी आगे बढ़ते हुए आकर के अलकनंदा से मिल जाती है। किससे मिलती है? अलकनंदा। और जो गौमुख हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है और भागीरथी नदी आगे आकर के अलकनंदा से मिलती है। जहां पर मिलती है इसे हम लोग कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग कहते हैं। तो यहां पर आप थोड़ा सा सुनिएगा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से अलकनंदा निकलती है। उत्तराखंड के केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है। उत्तराखंड के गौमुख हिमानी से भागीरथी निकलती है। मंदाकिनी जहां पर अलकनंदा से मिलती है उसे रुद्रप्रयाग, भागीरथी जहां पर मिलती है उसे हम लोग देवप्रयाग, उसे हम लोग देवप्रयाग। यहां तक ये बात क्लियर है? चलिए, तो क्या हम एक साइड में इसको लिख ले तो बेटर नहीं रहेगा? आया ना? बेटर रहेगा, ताकि रिवीजन करने वक्त जो है ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, आपको ज्यादा अपने दिमाग पर जोर ना देना पड़े। तो यहां पर एक हमने आपको बताया है रुद्रप्रयाग। क्या बताया है? रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और एक बात और यहां पर हम आपको अवगत करवाएंगे कि मंदाकिनी, भागीरथी, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडार, ये सभी अलकनंदा की सहायक नदी है। और ये सभी नदियों ही जाकर के अलकनंदा से मिलती है। तो मंदाकिनी मिलती है तो रुद्रप्रयाग, भागीरथी मिलती है देवप्रयाग। समझिए, देवप्रयाग। तो एक तरफ अलकनंदा तो होगा ही होगा, समझ गए? ये जो प्रयाग का नाम सुनते हैं, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, तो प्रयाग में एक तरफ तो अलकनंदा होगा ही, और दूसरे तरफ के विषय में आपको याद रखना है कि दूसरे तरफ में क्या होगा। ठीक है? तो यहां पर दो बताए हैं, तो आप रुद्रप्रयाग में बोल सकते हैं ना जी? क्या बोल सकते हैं? मंदाकिनी जब किससे मिलती है? अलकनंदा से, अलकनंदा से। फिर जो है देवप्रयाग में हम क्या कर सकते हैं? भागीरथी जब मिलती है अलकनंदा से, भागीरथी जब मिलती है अलकनंदा से। ठीक है? अब इसके अलावे अब आगे हम लोग आते हैं। अब देखिएगा यहां पर कि आपको एक नंदा है, सॉरी, एक नदी है धौलीगंगा। एक नदी है, उसका नाम है धौलीगंगा, धौलीगंगा। तो धौलीगंगा आकर के अलकनंदा में मिलती है। फिर एक नदी है नंदाकिनी, यह आकर के अलकनंदा में मिलती है। फिर एक नदी है, उसका नाम है आपको पिंडार, यह भी आकर के अलकनंदा में मिलती है, यह भी आकर के अलकनंदा में मिलती है। तो आपको धौलीगंगा, ये आपको धौलीगंगा है, धौलीगंगा है। धौलीगंगा जहां पर अलकनंदा में आकर मिलती है उसे हम लोग विष्णु प्रयाग कहते हैं, विष्णु प्रयाग। धौलीगंगा उत्तराखंड में ही बहने वाली नदी है।
जो उत्तराखंड में ही अलकनंदा से जाकर जहां मिलती है वहां पर विष्णु प्रयाग है। कौन प्रयाग है? विष्णु। फिर आपको नंदाकिनी है, यह अलकनंदा से जहां जाकर मिलती है उसे हम लोग नंद प्रयाग, क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। और फिर पिंडार है, यह जहां जाकर के अलकनंदा से मिलती है उसे हम लोग कर्ण प्रयाग, क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग कहते हैं। तो क्या यहां पर हम लोग जैसे रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग को देख लिए हैं, उसी प्रकार से क्या हम विष्णु प्रयाग को लेकर यह कह सकते हैं कि धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को, धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को, अलकनंदा के संगम को हम लोग विष्णु प्रयाग कहते हैं। फिर आपको नंद प्रयाग, क्या हम यह कह सकते हैं नंदाकिनी और अलकनंदा, नंदाकिनी और अलकनंदा। फिर आगे है आपको कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। तो क्या कर्ण प्रयाग के विषय में कह सकते हैं कि पिंडार और अलकनंदा, पिंडार और, ये बात समझ में आया है? हाँ या ना? देखिए अभी तो हम तुरंत बताए हैं तो अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जब हम इसको याद कर रहे थे अपने स्टूडेंट लाइफ में तो हम भी एक बार समझ करके याद रख करके भूल जाते थे। तो अगर आपको इसको सदा के लिए याद रखना है तो एक सप्ताह में कम से कम इसको तब तक देखते रहना है जब तक कि आपको सदा के लिए याद नहीं हो जाता है। हम स्वयं इसको कम से कम 50 बार देखे होंगे, तब जाकर के आज हमको ये याद रह गया है। तो आपको भी कम से कम आपको 10 बार, 20 बार, 25 बार, जितना बार रिवीजन का मौका मिलता है उतना बार देखिए। रिवीजन का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, जितना अधिक रिवीजन करेंगे उतना बेटर आप बनेंगे। तो जब भी आपको मौका मिले आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। तो ये भी आपको तब याद रहेगा जब आप बार बार इसको देखेंगे। आप इसको ट्रिक पर या किसी भी चीज पर आप याद नहीं रख सकते हैं जब तक कि आप इसको बार बार नहीं देखते हैं। आप निश्चित तौर पे भूल जाइएगा। तो इसको बार बार आपको देखना है और इसको याद रखना है। और हम आपको यहां पर बता दें कि कभी कदाल ये प्रयाग से संबंधित प्रश्न कूट में देकर के पूछता है, कूट में देकर के कभी कदाल पूछता है। तो सामान्य तौर पर जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो इस प्रश्न को परीक्षा में गलती करके आ जाता है, लेकिन इसी सब प्रकार के प्रश्न को अगर आप सही करके आएंगे तो फिर आपके रिजल्ट का चांस बहुत ज्यादा होगा परीक्षा में। आशा करते हैं आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ, तबीयत खराब है, जाना है, जाइए। तबीयत खराब है तो आए का है बकलुल भी, जाइए, जाने दीजिए। सही में तबीयत खराब है, ठीक है, जाने दीजिए। चलिए अब आइएगा, अब आइएगा यहां पे, ठीक है। तो ये तो प्रयाग सब के विषय में हमने आपको बताया। अब देखिएगा कि यह जो आपको गंगा और उसकी सहायक नदी है, एकदम देख लीजिए, सब लड़का निहार लीजिए, फिर तो दोबारा ये क्लास आएगी ना। हम इधर बता रहे हैं, ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा। बोलिए, हम बुला करके उनको जो है सबको चेहरे दिखा देते हैं। एक से एक नमूना सब है, निकलने दीजिएगा उस लड़की को। चलिए अब आगे आइएगा, यहाँ पे बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे आइए महाराज। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप आगे आपको ये सब तो धौली गंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, पिंडार, ये सब पहले अलकनंदा से मिल जाती है। आगे चल करके अलकनंदा से भागीरथी जब मिलती है तो वहां पर देव प्रयाग में मिलती है, और देव प्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी आपस में मिलती है,
अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी आपस में मिलती है तो अलकनंदा और भागीरथी के ही संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। उससे पहले भागीरथी और उससे पहले इधर अलकनंदा, ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा को हम लोग गंगा कहते हैं। गंगा शुरुआती दौर में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है। आगे चल करके गंगा उत्तराखंड के हरिद्वार के समीप मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो उत्तराखंड में हरिद्वार है, हरिद्वार के समीप ही गंगा नदी जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है और फिर उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तराखंड के बाद जो है यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश में यह गंगा नदी बहती है। और यहां पर हम आपको यह बात बताना चाहेंगे कि जो गंगा नदी उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिला है। 75 जिला में से उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर। क्या है? बिजनौर। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर, बिजनौर। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर इसके बाद आगे चल करके गंगा नदी उत्तर प्रदेश के टोटल 28 जिला से होकर गुजरती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के टोटल 28 जिला से होकर गुजरती है और फिर उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के बाद, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के बाद जो है गंगा नदी बिहार में प्रवेश कर जाती है। किसमें प्रवेश कर जाती है? बिहार, बिहार में प्रवेश कर जाती है। फिर इसके बाद बिहार में बहती है, बिहार के बाद झारखंड के साथ सीमा बनाती है, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद जो है फिर आपको बांग्लादेश। लेकिन उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जो गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, बिहार के बक्सर जिला से बिहार में प्रवेश करती है, बक्सर जिला से बिहार में प्रवेश करती है। और जैसे उत्तर प्रदेश के 28 जिला होकर गुजरती है, उसी प्रकार से बिहार के 12 जिला होकर गंगा नदी गुजरती है। बिहार के 12 जिला होकर गंगा नदी गुजरती है और फिर बिहार में कटिहार के बाद बाहर निकल जाती है, कटिहार के बाद बाहर निकल जाती है। फिर पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में देखेंगे गंगा नदी 2 भागों में बट जाती है। गंगा की जो धारा है वो 2 भागों में बट जाती है। गंगा की एक धारा दक्षिण की ओर बहने लगती है और गंगा की एक धारा पूरब की ओर जाती है। और जो गंगा की धारा पूरब की ओर जाती है इसे हम लोग भागीरथी कहते हैं, इसे हम लोग भागीरथी कहते हैं। वहीं गंगा की जो धारा पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, इसे हम लोग हुगली कहते हैं, इसे हम लोग हुगली कहते हैं, हुगली कहते हैं। और ध्यान रहे कि भागीरथी आगे जाकर के जो है बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है, इसे पद्मा कहा जाता है। और बांग्लादेश में पद्मा आगे चल करके मेघना से मिल जाती है, तत्पश्चात इसे मेघना कहा जाता है। और गंगा नदी अंततः मेघना के नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो यहां पर जो बात हमने आपको बताया है उसको एक बार फिर से हम संक्षेप कर रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। गंगा नदी सबसे पहले उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बहती, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बहती है। उत्तराखंड में ही यह हरिद्वार के समीप से मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है और फिर गंगा नदी मैदानी भाग में बहने लगती है। तो यहां से आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी कहां के बाद से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो इसका उत्तर होगा हरिद्वार। क्या होगा उत्तर? हरिद्वार, हरिद्वार। इसके बाद उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में प्रवेश बिजनौर जिला से, और फिर उत्तर प्रदेश के 28 जिला गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। और उन 28 जिलों में उत्तर प्रदेश का जो कानपुर जिला है गंगा नदी के तट पर बसा
शहर है। गंगा नदी के तट पर सैकड़ों की संख्या में शहर बसे हुए हैं, लेकिन उन सभी शहरों में गंगा नदी के तट पर बसा हुआ जो सबसे बड़ा शहर है वह आपको कानपुर है। फिर उत्तर प्रदेश में आप तो देख पा रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, बांग्लादेश, इन सभी से होकर गुजरती है, जिसमें गंगा नदी के जो सबसे ज्यादा लंबाई है वह उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के बलिया के बाद बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में बक्सर जिला से प्रवेश करती है, बिहार के 12 जिला से होकर गुजरती है, बिहार के जो 12 जिला से होकर गुजरती है बक्सर, बक्सर के बाद भोजपुर या आरा, सारण, सारण के बाद पटना, पटना के बाद वैशाली, वैशाली के बाद समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, खगड़िया, मुंगेर, और फिर जो है आपको भागलपुर, और फिर कटिहार, और फिर कटिहार। ये 12 जिला से होकर गुजरती है और कटिहार के बाद बाहर निकल जाती है और फिर जो है बांग्लादेश, फिर जो है आपको पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में 2 भागों में इसकी धारा बट जाती है, एक दक्षिण की ओर और एक पूरब की ओर। दक्षिण की ओर जो बहने लगती है उसे हुगली कहते हैं और पूरब की ओर जो बहती है उसे भागीरथी कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो गंगा नदी को भारत के 2 राज्य में भागीरथी नदी कहा जाता है और गंगा नदी को भारत के 2 राज्य में जो भागीरथी कहा जाता है, एक है आपको उत्तराखंड और एक है आपको पश्चिम बंगाल, एक है आपको पश्चिम बंगाल, समझिए पश्चिम बंगाल है। फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है और फिर जो है मेघना से आकर मिल जाती है और अंततः मेघना के नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ये बात है, याद रखिएगा, उनको जगा दीजिए, काहे सो रहे हैं आप, शुरू से ही बेचारी नींद में है, रात को नहीं सोते हैं, तो रात को सोते हैं तो क्लास में काहे सो रहे हैं। हाँ, आप लोग हुआ है मैं भी कर रहे हैं, वहां पे कैमरा लगा हुआ है, हाँ ज्यादा हुआ कीजिएगा तो फिर हाँ कैमरा में हम ढूंढेंगे रात में क्या है हुआ वाला, समझे। सोइए नहीं जी, ठीक है। हमको तो पहले लग रहा था आपका शादी हो गया, इसलिए हम पहले से नहीं बोल रहे थे, क्योंकि जो शादीशुदा लड़की या लड़का होता है उसको टेंशन होता है थोड़ा, तो उसको हम ज्यादा नहीं टोकते उगते हैं। लेकिन अभी हाथ उठ देखे और माथा उठा देखे तो लगा शादीशुदा न, समझे, तब जाकर के अंतिम में आपको हमको टोकना पड़ा। सब बेचारी शुरुए से सो रही है, शुरुए से हम उसको देख रहे हैं, समझे। शादी नहीं हुआ है, वो हो गया नहीं हुआ शादी, हो अरे बोलिए ना, हो गया तो काहे सो रहे हैं, ऐसे मत कीजिए सब। और बताइए, शुरू से बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि चैप्टर बीच में है, एकदम शुरू से बता रहे हैं, समझे। समझ में तो आना चाहिए, इसमें ऐसा क्या है कि समझ में नहीं आएगा, बताइए, इसमें ऐसा कुछ है जी। सब चीज इतना बढ़िया से समझा रहे हैं तब आप लोग सोने लगते हैं, ये तो गलत बात। चलिए अब आगे सुनिएगा, अल्लाह नहीं, बोर्ड पे आइए। चलिए अब समझिएगा, यहां पर गंगा नदी के विषय में थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, अब आपको जैसे परिवहन, परिवहन यानी यातायात, यातायात आपको जल मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, वायु मार्ग है। तो वर्तमान में हमारे देश के भीतर राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 100 से अधिक है। 111 जलमार्ग है, 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है, सॉरी 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है। और जो 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है उसमें एक है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, 3, 4, समझ गए। तो उसमें एक है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1।
जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर ही बनाया गया है। गंगा नदी पर ही 1986 ईस्वी में बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश में एक शहर है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक, पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक गंगा नदी के तट पर एक राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण किया गया है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहते हैं। और इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। 1620, 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर। अब जो गंगा है, इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं। तो गंगा की सहायक नदियों के विषय में हम आपको बताएंगे, लेकिन गंगा की सहायक नदियों के विषय में बताने से पहले गंगा के नाम को हम थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं। गंगा के नाम को हम थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। गंगा को उत्तराखंड में और पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी कहा जाता है। फिर गंगा को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में गंगा कहा जाता है। फिर गंगा को वेस्ट बंगाल में हुगली और भागीरथी, हुगली और भागीरथी। फिर गंगा को बांग्लादेश में पद्मा, और फिर गंगा अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है मेघना के नाम से, मेघना के नाम से। तो गंगा को दो राज्य, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में भागीरथी, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड में गंगा, वेस्ट बंगाल में हुगली और भागीरथी, और बांग्लादेश में पद्मा, और बंगाल की खाड़ी में यह अपना जल गिराती है मेघना के नाम से। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहां पर। ये तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने गंगा नदी के विषय में जाना है, लेकिन यहां पर हम लोगों को सिर्फ गंगा नदी ही नहीं बल्कि गंगा की सहायक नदियों के विषय में भी हमें देखना है। तो अब गंगा की कई सारी सहायक नदियां हैं। तो गंगा की जो कई सारी सहायक नदियां हैं, यमुना, सोन, फिर इसके बाद जो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, महानंदा, कोसी, ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। तो ये सभी जो गंगा की सहायक नदियां हैं, गंगा की इन सहायक नदियों के विषय में ही यहां पर अब हम लोगों को देखना है। तो गंगा की सहायक नदियों के विषय में यहां पर हम लोगों को देखना है। तो एक तो यहां पर इस नदी को हम लोग गंगा नदी मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बीपीएससी का क्वेश्चन याद आ गया। खैर आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग बता दीजिएगा, लेकिन होश आवास में जब आप दीजिएगा तब बताइएगा। आप जो एनआईटी घाट जाते हैं, एनआईटी घाट से होकर गंगा बहती है, वो बहती है गंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एनआईटी घाट पटना में पड़ता है, यानी, और पटना बिहार की राजधानी है। तो बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। अब आप होश आवास में जवाब दीजिएगा। अब भी अगर आप होश आवास में जवाब नहीं दे पाए तो फिर हमको लगता है कि आपको जनरल कंपटीशन का तैयारी नहीं करना चाहिए, बल्कि छोड़ देना चाहिए। बीपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे राज्य है जिसकी राजधानी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ? आंसर होगा बिहार। तो सब लोग बोले हैं, मतलब सब लोग ठीक है, बिहार। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, खैर आसान क्वेश्चन है, बिहार होगा। अब तो सोच रहे थे आप लोग पटना बोलिएगा, लेकिन आप लोग बिहार बोल दिए, ठीक है, सही है। अब सुनिएगा, देखिए गंगा आपको इस प्रकार से बहती है। कुछ नदी ऐसी है
जो ऊपरी भाग से आकर गंगा में मिलती है, और कुछ नदी ऐसी है जो निचले भाग से आकर गंगा में मिलती है, जो निचले भाग से आकर गंगा में मिलती है। तो कौन ऐसी नदी है जो ऊपरी भाग से, कौन ऐसी नदी है निचली भाग से? तो यहां पर ऊपरी भाग निचली भाग नहीं याद रखना है, बल्कि दायां तट बायां तट याद रखना है। दायां समझ गए, दायां दाहिना हाथ, अब बायां यानी बायां हाथ, तो दायां तट और बायां तट आपको याद रखना है। तो वैसी नदियां जो ऊपरी भाग से आकर गंगा में मिलती है, वह बायां तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। बायां समझिए, बायां बायां तट। और जो निचले हिस्सा से मिलती है ये दायां तट, ये आपको दायां तट, दायां तट। तो दाहिने तट से गंगा में मिलने वाली दो महत्वपूर्ण सहायक नदी है, एक है यमुना, दूसरा है सोन। एक है यमुना और दूसरा है सोन। तो दाहिने तट से दायां तट से मात्र दो सहायक नदी गंगा में मिलती है, एक यमुना और दूसरा सोन। तो दाएं तट से गंगा में मिलने वाली नदी है यमुना और सोन, यमुना और सोन, समझिए, यमुना और सोन, ठीक है। इसके बाद बाएं तट से अगर हम देखें तो बाएं तट से गंगा में मिलने वाली कई सारी नदियां हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। कोसी महानंदा, महानंदा। देखिए, एगो महानदी होता है और एगो महानंदा होता है, दोनों अलग अलग नदी है। महानदी छत्तीसगढ़ ओडिशा में बहती है और महानंदा पश्चिम बंगाल में बहती है। महानंदा पश्चिम बंगाल में बहती है, तो दोनों अलग अलग नदी है, एक नदी नहीं है। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी बाएं तट से मिलने वाली गंगा में, ये सभी नदियां अपने गंगा में, ये सभी नदियां बाएं तट से मिलती है। और यमुना और सोन जो है दाएं तट से मिलते हैं। यमुना और सोन दाएं। तो यहां पर दो बात, एक बात यह कि ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं, और दूसरी बात यह कि ये बाएं तट से और ये दाएं तट से, ठीक है। गंगा की इन सहायक नदियों में जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है वह है आपको यमुना। यमुना, यमुना उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी के बंदरपूछ से निकलती है। उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी के बंदरपूछ से निकलती है। उत्तराखंड में बहने के बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से बहती हुई यह नदी जो है आगे आकर के गंगा से मिलती है प्रयागराज में। कहां मिलती है? प्रयागराज। प्रयागराज में आकर के आगे मिलती है, प्रयागराज में। और जो यमुना नदी है, यमुना नदी की भी सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के 75 जिला में से कुल 19 जिला, 19 जिला जो है आपको यमुना नदी के तट पर है। उत्तर प्रदेश के 75 में से 19 जिला यमुना नदी के तट पर है, और यमुना नदी प्रयागराज में आकर गंगा से मिलती है। प्रयागराज में आकर गंगा से मिलती है। और यहां पर एक बात हम आपको बता दें कि जो प्रयागराज है, प्रयागराज को पहले इलाहाबाद कहा जाता था, और इलाहाबाद नामक शहर को बसाया था मुगल बादशाह अकबर ने। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने प्रयागराज का नाम बदलकर जो है इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है, प्रयागराज कर दिया है। और जो यमुना नदी है काफी गंदी नदी है। जो यमुना नदी है काफी गंदी नदी है और खुला हुआ है। यमुना नदी को खुला नाला भी कहा जाता है। यमुना नदी को जो है खुला नाला भी कहा जाता है। तो यमुना नदी उत्तराखंड के
यमुनोत्री हिमानी के बंदरपूत से निकलती है और फिर यह जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। इसकी लंबाई 1326 किलोमीटर है, 1326 किलोमीटर है। और यमुना की सहायक नदियों में चंबल, सिंध, केन, बेतवा। यमुना की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो यमुना की सहायक नदियों में सिंध हो गया, चंबल हो गया, केन हो गया, बेतवा हो गया। ये सभी के सभी जो है आपको यमुना की सहायक नदी है। ये सभी यमुना की सहायक नदी है। जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना, उसी प्रकार से यमुना की सहायक नदी जो है सिंध, चंबल, केन, बेतवा आदि। अब इसके अलावे आपको यहां पर सोन नदी, ठीक है, सोन नदी। आप सभी लोग अमरकंटक की पहाड़ी के विषय में जानते होंगे। अमरकंटक की पहाड़ी हम आपको अवगत करवाए हैं, पिछले चैप्टर में हम आपको इस बात से अवगत करवाए हैं। जो अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। सोन नदी अपने उद्गम स्थल से इस डायरेक्शन में बहती है, इस डायरेक्शन में बहती है। और इस डायरेक्शन में बहती है तो ये कौन सा डायरेक्शन है? देखिए, कोई भी मानचित्र का ऊपरी भाग उत्तर, नीचे वाला भाग दक्षिण, दाहिना भाग पूरब। तो ये उत्तर है, ये पूरब है। तो उत्तर और पूरब के बीच वाला भाग उत्तर पूरब। तो आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में बढ़ती है, मतलब जो सोन नदी है वह उत्तर पूरब दिशा की ओर बहती है, उत्तर पूरब दिशा की ओर बहती है। तो सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, उत्तरी पूर्वी भाग में बहती हुई आगे चल करके यह दानापुर में जो है गंगा से जाकर मिल जाती है। कहां जाकर मिल जाती है? दानापुर में गंगा से जाकर मिल जाती है। यहां पर एक चीज की और हम आपका ध्यान आकृष्ट करवाएंगे कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं, गंगा की कौन सहायक नदी कहां पर जाकर गंगा से मिलती है, यह बात याद रखना काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन बैंक देखते हैं तो यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है कि गंगा में सोन नदी कहां आकर मिलती है, गंडक कहां मिलती है, कोसी कहां मिलती है, रामगंगा कहां मिलती है, घाघरा कहां मिलती है, गोमती कहां मिलती है। तो मतलब गंगा की सहायक नदियों में जो नदी आकर गंगा में जहां मिलती है उस स्थान को प्रॉपर वे में और ध्यान से याद रखना आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न वहां से बनते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ गए? ये बात है। अब हम लोग सोन के बाद गंगा की अन्य सहायक नदी को देखते हैं। गंगा की जब आप अन्य सहायक नदी को देखेंगे तो उन सहायक नदियों में आपको रामगंगा है। उन सहायक नदियों में जो है एक है आपको रामगंगा। समझ गए? रामगंगा। जो रामगंगा नदी है ये आपको उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है। उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ी, उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ी, उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है। उत्तराखंड में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में बहती है और उत्तर प्रदेश में आकर के कन्नौज के समीप गंगा से मिल जाती है। कन्नौज के समीप गंगा से मिल जाती है। तो यहां पर आप गौर करेंगे, रामगंगा गंगा की एक सहायक नदी है जो उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है और कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। और यह जो रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम नेशनल पार्क है जिसका निर्माण 1935 ईस्वी में हुआ था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा नदी गुजरती है। और आज के डेट में तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम ही बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ये बात है। फिर आगे गोमती है। जो गोमती नदी है, गोमती नदी
उत्तर प्रदेश में ही आपको 75 जिला में एक जिला है पीलीभीत जिला, और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में फुलहर झील है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से आपको गोमती नदी निकलती है, और आगे चल करके यह जो है गोमती नदी गाजीपुर के समीप, गोमती नदी जो है गाजीपुर के समीप। और ध्यान दीजिएगा, गोमती नदी के तट पर ही उत्तर प्रदेश का राजधानी नगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश का राजधानी नगर लखनऊ गोमती नदी के तट पर ही बसा हुआ है। और आगे चल करके जो है गोमती नदी गाजीपुर के समीप आकर के गंगा से मिल जाती है, गाजीपुर के समीप आकर के गंगा से मिल जाती है। तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से निकलती है और गोमती नदी के समीप आकर के गाजीपुर के निकट आकर के गंगा से मिल जाती है। एक बार फिर से सुनिएगा, गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से निकलती है और गाजीपुर के समीप आकर गंगा से मिलती है। आगे है घाघरा। घाघरा नदी को हम देखें तो जो घाघरा नदी है यह तिब्बत की मापचा चुंग हिमनद से निकलती है और नेपाल और उत्तर प्रदेश में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और छपरा के समीप आकर गंगा से मिल जाती है, छपरा के समीप आकर गंगा से मिल जाती है। तो घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है वह तिब्बत का मापचा चुंग हिमनद, तिब्बत का मापचा चुंग हिमनद, और गंगा से आकर जहां मिलती है वह है छपरा। क्या है? छपरा। इसके बाद आगे है गंडक। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालयी क्षेत्र से निकलती है, नेपाल हिमालयी क्षेत्र से निकलती है और आगे चल करके बिहार में बहती हुई और आगे चल करके यह सोनपुर के निकट जाकर गंगा से मिल जाती है, सोनपुर के निकट जाकर गंगा से मिल जाती है। फिर आपको कोसी नदी है, नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलती है और फिर बिहार में बहती हुई कटिहार के कुर्सेला के समीप जो है आपको गंगा से मिल जाती है। फिर महानंदा है, दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है और बंगाल में फरक्का के समीप आकर के जो है गंगा से मिल जाती है, फरक्का के समीप आकर गंगा से मिल जाती है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान क्या दीजिएगा, हम यहां पर लिखते हैं ताकि याद करने में आपके माथा पर ज्यादा जोर ना पड़े। तो गंगा की वैसी सहायक नदियां जो बायां तट से मिलती है, जो बायां तट से मिलती है उसमें सबसे पहला, और ध्यान दीजिएगा यहां पर एक बात से और हम आपको अवगत करवाते हैं, आप इस बात को सुनिएगा कि ये जो हम आपको लिखे हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये एकदम सीरियली लिखा हुआ है, ये क्रमवार लिखा हुआ है। क्योंकि आपको ध्यान दे कि कंपटीशन आज के डेट में सिर्फ ये नहीं पूछता है कौन गंगा की सहायक नदी है और कौन गंगा में जाकर कहां मिलती है, बल्कि कंपटीशन इसका पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम में क्रम भी पूछता है। पश्चिम स्पेशली ऊपर वाले नदी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है पश्चिम से पूरब में क्रम है, पश्चिम से पूरब में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, पश्चिम से पूरब में क्रम हुआ। अब पूरब से पश्चिम में क्रम महानंदा, कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, रामगंगा, ठीक है। तो इस क्रम को भी आप याद रखिएगा ध्यान से, और ध्यान दे कि आज जितना बात हम आपको बता रहे हैं घर पे जाकर के जैसे जैसे मैपिंग हम कर रहे हैं वैसे वैसे आप स्वयं से जाकर घर पर मैपिंग करेंगे। इससे पहले भी हम आपको कुछ मैपिंग करने के लिए दिए थे लेकिन हम आपको चेक नहीं किए थे, हमको याद है, ठीक है। क्या है बोलिए, क्या कुछ बोल रहे? हम चेक नहीं किए थे, हमको याद है, ठीक, हम चेक नहीं किए हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको पुनः घर पर करने के लिए ये होमवर्क दे रहे हैं। गंगा नदी तंत्र को ब्लैंक मानचित्र पर अच्छे ढंग से मैपिंग करके लाना है, और पिछला वाला और आज वाला दोनों अगले क्लास में हम निश्चित तौर पर चेक करेंगे। समझिए, दोनों अगले क्लास में निश्चित तौर पर हम चेक करेंगे। तो आप बना करके लाइएगा, मैपिंग करके लाइएगा, ठीक है। अब आते हैं बायां तट से रामगंगा। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है और संगम या मोहाना क्या है? संगम या मोहाना तो सबका गंगा ही है।
या संगम या मोहाना का स्थल क्या है? संगम या मोहाना स्थल, संगम स्थल, संगम स्थल क्या है? कहां पर जाकर के गंगा से मिलती है? ठीक है, तो रामगंगा का उद्गम स्थल है गढ़वाल पहाड़ी, उत्तराखंड का गढ़वाल पहाड़ी। और इसका संगम या मोहाना स्थल है कन्नौज। कहां पर है? कन्नौज। इसके बाद रामगंगा के बाद आगे है आपको गोमती। गोमती, गोमती पीलीभीत जिला में स्थित फुलहर झील, फुलहर झील। और यह जाकर के गंगा में मिलती है गाजीपुर के निकट, गाजीपुर के निकट। इसके बाद गोमती के बाद क्या है आपको? घाघरा। क्या है? घाघरा। और घाघरा का उद्गम स्थल है मापचा, चुंग, हिमनद। और यह आकर के मिलती है आपको गंगा में छपरा से। कहां आकर मिलती है? छपरा। और इसके बाद आगे है गंडक। गंडक का उद्गम स्थल है नेपाल हिमालय। क्या है? नेपाल हिमालय। और गंडक आकर के मिलती है कहां पर? सोनपुर। सोनपुर में आकर के गंगा से मिलती है। और गंडक के बाद जो है आगे है आपको कोसी। तो कोसी का उद्गम स्थल है गोसाई थान चोटी, नेपाल में स्थित गोसाई थान चोटी, गोसाई थान चोटी। और यह कुर्सेला, कुर्सेला कटिहार के कुर्सेला में आकर मिलती है। इसके बाद आगे है आपको महानंदा। महानंदा का उद्गम स्थल है आपको दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ी। और दार्जिलिंग की पहाड़ी और यह मिलती है आपको कहां पर? फरक्का, फरक्का। ठीक है, फरक्का। समझ गए? तो इसको आप निश्चित तौर पे याद रखिएगा। समझ गए? ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के विषय में हुआ, नोट में दिया हुआ है, इसको फोटो लेने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? अब आते हैं हम लोग इन चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मतलब आज के सेशन में हम लोग जितना देखे हैं, समझ गए? और आप